नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। वो ज़माना बीत गया जब बच्चों की जातियाँ माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे सुनील ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? अपर्णा जी ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? सुनील फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है, तुमको कुछ पता ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया वह भी तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। अपर्णा जी निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू शोभा पास आते हुए तमक कर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़ी ही न चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमाऊ पूत होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना टिंडोला सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। इंसान बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूँगी। देखे तो भला कौन मुझको रोकता है इस फैसले से। अपर्णा जी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ ब्रजेश और अपर्णा जी बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन ब्रजेश जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही शोभा तमक कर बोली। अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूँ। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने ब्रजेश जी को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। ब्रजेश जी और अपर्णा जी की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो बस अपर्णा जी ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं अपने बेटे से? सुनील एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। अपर्णा जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी सुनील उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके तो आपको अच्छा लगेगा? तभी सुनील अपनी आवाज़ में नकली मुलायमियत लाकर बोला। किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे। अब तुम्हारी सारी हैकड़ी कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम ने सारी हैकड़ी गायब कर दी। अपर्णा जी भी आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब तो शोभा भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। उसको नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। हमको तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। अपर्णा जी ने अपना फैसला सुना दिया। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे मम्मी से? चुपचाप बैठे उनकी जातियों को देख रहे हैं। वो दोनों वहीं चुपचाप बैठे ब्रजेश जी के पास जाकर बोले। बेटा सुनील, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तब मुझको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। तब तुम्हारे मुंह में क्या ताला लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई।
इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ में पैसे उगने लगते का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खाए खर्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छल्ली कर दिए। कितने रोए हैं हम और अपर्णा एक दूसरे के कंधे पर सिर रख कर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसीलिए ही मैंने अपर्णा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए। और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन में की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वो ज़माना बीत गया जब बच्चे ज्यादतियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। ब्रजेश जी गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब तो मरता क्या न करता। उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। और ब्रजेश ने अपर्णा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। ब्रजेश और अपर्णा जी ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। जब वृद्धावस्था में माता पिता अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं, उस समय उन्हें स्नेहपूर्ण व्यवहार और देखभाल की जरूरत होती है। मगर जब उन्हें प्यार व अपनापन तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी तानों के तड़के के साथ मिलती है, तो ये किसी के लिए भी नागवार होगा। ऐसे में माता पिता अपने सम्मान और भरण पोषण के लिए ऐसे कठोर कदम उठाने को विवश हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।